नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश के 2 राज्यों में चुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा है कि क्या महिला आरक्षण लागू होगा, क्या सरकार तैयार है, कब तक लागू होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट 18,626 पेज लंबी थी और इसे 191 दिनों में पूरा किया गया। इसी से पता चलता है कि किस तरह की चर्चा हुई होगी। यह भाजपा की रिपोर्ट है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। सपा प्रमुख ने कहा कि एक देश एक चुनाव बीजेपी की बड़ी साजिश है। उधर तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट होने की खबर से देश की राजनीति गरमाई हुई है। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। यह खबर और चर्चा का विषय बनी हुई है कि उड़ीसा से एक खबर सामने आई है। भारतीय सेना के अफसर और उनकी मंगेतर के साथ थाने में मारपीट। भाजपा इस पर खामोश है। भाजपा शासित उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में महिला को इतना मारा कि जबड़ा उखड़ जाता है और नाक टूट जाती है और शरीर पर गंभीर घाव आ जाते हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से खेमचंद शर्मा, कांग्रेस से राजेंद्र सागर, सपा से पूजा मिश्रा। स्वागत है साहब। जी शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, क्या कहेंगे? विपिन जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही जरूरी है, पहले भी होता था। हमें सीरियसली समझने की जरूरत है इसके क्या लाभ है। अब आप देखिए, 6 महीने पहले अभी लोकसभा का बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ, पूरे देश में इलेक्शन हुआ, और उसके तुरंत बाद अब स्टेट्स के इलेक्शन हो रहे हैं। फिर 2-3 महीने बाद फिर और स्टेट्स के इलेक्शन होंगे, फिर दिल्ली का इलेक्शन होगा, फिर नेक्स्ट ईयर और इलेक्शन होगा। तो हर साल लगभग इलेक्शन होते हैं। तो जब इलेक्शन होता है तो 2-3 महीने तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है या डेवलपमेंट के काम होते हैं, उन पर रोक लग जाती है या उनकी जो गति है वो अवरुद्ध हो जाती है। और इसके ये एक चीज है। दूसरा, फाइनेंशियल, बार बार आपको रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, बार बार आपको जो पूरा सरकारी तंत्र उसको मोबिलाइज करना है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे काम धंधे छोड़ के जो आपकी जो वोटर लिस्ट है वो बनाने में, उसको प्रिपेयर करने में, जो बैलेट बॉक्स है उनको सुरक्षित करने में, उनकी काउंटिंग में, तो पूरा काम उनका उसमें लग जाता है। तीसरा, एक जो जनता का समय है, बार बार इलेक्शन होते हैं तो हर बार उनको अपना जो समय है इलेक्शन की प्रक्रिया में लगाना पड़ता है, प्रचार में लगाना पड़ता है, वोटिंग के लिए लगाना पड़ता है, और एक मोबिलाइजेशन। तो बहुत बड़ा जो रिसोर्स ऐसी चीजों में, रिपीटेटिव चीजों में लगता है जिनको बचाया जा सकता है। अगर वही इलेक्शन एक बार में हो जाए। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो 4 सूबों में भी इलेक्शन नहीं करवा पाए एक साथ। नहीं, ये तो एक बहुत ही ओछी टिप्पणी होगी कुछ लोगों की, क्योंकि पूरे देश में इलेक्शन हुआ, हम सबने देखा, और शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हुआ। अब जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जहाँ पे बहुत ज्यादा अशांति थी या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, वहां भी अच्छे तरीके से इलेक्शन हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन हमारा पूरी तरीके से मजबूत है, देश मजबूत है, गवर्नमेंट भी कमिटेड है। जो भी सहायता इलेक्शन कमीशन को चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लॉजिस्टिक चाहिए, वो प्रोवाइड करने के लिए। और इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं। आपने देखा लोकसभा के साथ भी कई स्टेट्स के चुनाव साथ में, उड़ीसा का इलेक्शन हुआ, आंध्रा का इलेक्शन हुआ, कुछ और स्टेट्स के इलेक्शन हुए। और अगर सरकार तय करती है तो सभी पूरे देश में भी इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन एक वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब वन डे नहीं होता कि इलेक्शन इन वन डे। इलेक्शन वन टाइम, मतलब जैसे अभी लगभग 1-1.5 महीने में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो वैसे ही इलेक्शन होगा। डेट्स डिफरेंट होंगी, और डेट्स डिफरेंट होंगी तो डिफरेंट डेट। ठीक है राजेंद्र सागर जी, आपने वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी सुन ली। खेमचंद शर्मा जी ने बताया, लेकिन मोबिलाइजेशन वन टाइम रहेगा, ना कि मल्टीपल टाइम। जी 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 बेबाक जी, बेबाक जी, जी जी बोलिए बोलिए। जो वन नेशन वन चुनाव इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो अभी 4 राज्यों में, तो जैसे आपने अभी कहा ही था कि 4 राज्यों में तो चुनाव करा नहीं पाए, और अभी जो लोकसभा का चुनाव जो अभी बीता है, 2 महीने उस लोकसभा के चुनाव में लग जाते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन कितने दिनों में जो है सिमट पाएगा, ये कहना मुश्किल है। बस ये एक सबूबा छोड़ा हुआ है, क्योंकि मुद्दे कई तरीके के सामने आ गए थे, तो इसलिए जो है चुनाव का समय है, और
जो है 2 राज्यों में इस समय चुनाव हो रहा है और बाकी 3 राज्यों में भी चुनाव होने हैं। तो ये चुनावी एक सगुफा छोड़ा गया है, वन नेशन वन इलेक्शन, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो पार्टी क्या कहें, 4 राज्यों में 5 राज्यों में एक साथ में चुनाव नहीं करा सकती, लोकसभा का चुनाव कराने के लिए 2 महीने लगा देती है, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। देश उन पे संभल नहीं रहा है और वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीजों की बात कर रहे हैं वो। ये केवल और केवल एक भटकाने का और एक भ्रमित करने का एक षड्यंत्र जो है छोड़ा गया है। आप बताइए कि 18,000 से ऊपर 18,623 पन्नों की रिपोर्ट 191 दिन में, मतलब 100 पन्ने प्रतिदिन इन्होंने पढ़ के और जो है वो पूरे कर दिए 1000 पन्ने। तो उसमें क्या इन्होंने निकाला होगा, क्या करा होगा, समझे? ये केवल और केवल एक चुनावी सगुफा है, सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए। ये पहले भी छोड़ चुके हैं इस तरीके का सगुफा, और अब इन्होंने फिर से जो है उस सगुफे को लाके रख दिया, क्योंकि देश इनसे चल नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, इसलिए ये निकाल रहे हैं इस तरीके से। पूजा मिश्रा, पूजा जी, बीजेपी के नेता, उन्होंने पूरी वन नेशन वन इलेक्शन पे उन्होंने पूरा बताया। आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इनकी बातों से? विपिन जी, पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अभी राजेंद्र जी ने बता ही दिया कि जो मुद्दे हैं उसे भटकाने के लिए ये एक नया जो है डिस्कशन ला दिया भाजपा ने। आपको भी पता होगा कि पहले जब पहला हमारा शुरुआत हुआ 1952 से लेकर के 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा, पर भी बाद में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में कोई जो है किसी स्टेट का एमएलए कंस्टिट्यूएंसी पूरा डिसॉल्व हो गया, कहीं पे राष्ट्रपति का शासन लग गया, कहीं पे पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए, उसकी वजह से ये स्टेट के जो अलग अलग समय पे चुनाव आ गए। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन से काफी चीजें बचेंगी। पहली बात तो ये कि जब वन नेशन वन इलेक्शन आप लागू करेंगे तो आपको पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 ये आपको चेंज करना पड़ेगा, इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें भी आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 83, आर्टिकल 172, 356, 365, और आपको सेक्शन 14, 15 और 31 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट करना भी बड़ा टास्क होगा। उसके बाद में मैं बता दूं कि विधि आयोग जो है, जो कि लीड किया था जस्टिस BS चौहान ने, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में उन्होंने ये बात कही थी कि अभी जो है भारत देश को जरूरत नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन की, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ब्लेंडिंग ऑफ इश्यूज हो जाएंगे, जो कि स्टेट के इश्यूज अलग होते हैं और सेंटर के इश्यूज अलग होते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जो लोकतंत्र है, हेल्दी लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि जो जनता है वो मुखर रहे, वो वोकल रहे और वो अपने मुद्दों को उठाते रहे। अभी के समय में जो अलग अलग स्टेट के होते हैं इलेक्शन, तो उसमें क्या होता है कि सेंटर को बार बार इलेक्शन में जाना होता है, क्योंकि अभी हरियाणा इलेक्शन में जाना है, तो उनको पार्टी को, जो सेंटर में पार्टी होती है, उसको जवाब देना पड़ता है सरकार को, सरकार आंसरेबल होती है। और वहीं पे 2015 में जो है IDFC इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया था, वो सर्वे में ये निकल के आता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो पीपल्स इंटरेस्ट तो उसके साथ में ब्लेंडिंग होगी स्टेट इश्यूज और जो सेंटर इश्यूज के साथ में, प्लस ये होगा कि जो सेंटर में गवर्नमेंट बनेगी उसके चांसेस बनते हैं 77%, स्टडीज में पाया गया कि वो स्टेट में भी वही बनेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं कि नीति आयोग और इलेक्शन कमीशन ने जो बताया था कि खर्चा आएगा, वो दोनों का खर्चा मैच नहीं करता वन नेशन वन इलेक्शन में। अभी इन्होंने कहा था कि खर्चा जो है कम आएगा, तो पहली बात तो वन नेशन वन इलेक्शन में खर्चा कितना आएगा? लगभग 3 गुना आएगा जो इलेक्शन में होता है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर बीच में सेंटर का डिसोल्यूशन हो जाता है, आपको ही पता है पॉलिटिकल क्राइसिस तो उठाई नहीं जा सकती है, कब आ जाए कि स्टेट में आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो अगर सेंटर में डिसोल्यूशन हो जाता है तो आप बाई इलेक्शन कराएंगे, स्टेट में डिसोल्यूशन हो जाता है तो आप बाई इलेक्शन कराएंगे, तो कितना खर्चे हट रहे हैं? ये तो खर्चे ऐड ही होंगे ना। कि अगर 1 महीने पहले डिसोल्यूशन हो गया सेंटर का, तो आप 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी से तो इलेक्शन कराएंगे, आप बाई इलेक्शन कराएंगे सेंटर का पूरा। आप सोचिए, तो जब सेंटर का बाई इलेक्शन होगा तो वो उतने का खर्चा आएगा, तो खर्चे कहाँ से कम हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ पीपल के इंटरेस्ट को जो है डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है। जितने भी मुद्दे हैं उन पे डिस्कशन ना हो पाए, एक नया बिल ला करके दे दो। इनकी स्ट्रेटेजी ऐसी चल रही है कि समय समय पे जब मुद्दे बढ़े तो एक नया विपिन जी ऐसा जो बिल लाके कर दो कि जनता बिजी हो जाए उस बिल का विरोध करने में। जनता विरोधी बिल ला दो, जनता बिजी का विरोध करने में, आपसे सवाल पूछने का उनके पास समय नहीं है, वो इस उसमें ये लग जाते हैं कि ये बिल पास ना हो क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। जी, हेमचंद शर्मा जी, पूजा जी पूरी तैयारी के साथ बता रही हैं, क्या कहेंगे?
देखिए पूजा जी जो बातें कर रही हैं उनका कहीं ना कहीं डर है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है या फिर क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान हो सकता है। वैसा नहीं है, अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप साथ में चुनाव हो या अलग से चुनाव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने देखा होगा पहले भी उड़ीसा में लोकसभा के 7 चुनाव होते रहे और वहां पे पहले नवीन पटनायक जी की पार्टी जीतती थी, लेकिन अब की बार उन्होंने काम नहीं किया और नवीन जी की जो स्वास्थ्य है या नवीन जी की जो हालत है वो खराब हुई, उनकी पार्टी की हालत खराब हुई तो वो हार गए। तो ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्शन एक बार होगा तो एक पार्टी को फायदा होगा। हमारे जो वोटर्स हैं, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इस मामले में बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगता है, कोई परेशानी लगती है तो टीम ने सभी जितने भी जो आदरणीय हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनकी समिति ने सभी से बात की है, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको अपनी राय बताई है और उसके बाद ही कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है। और जब ये पार्लियामेंट में रखा जाएगा तो पार्लियामेंट में भी डिटेल में चर्चा होगी। मुद्दा अच्छा है, पॉइंट अच्छा है और हमें समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार इसको अपनाना भी चाहिए। विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे एक साथ इलेक्शन होता है, वहाँ की जो स्टेट असेंबलीज है उनका, नेशनल असेंबली है उसका, प्लस जो लोकल निकाय है। वन टाइम इलेक्शन का मतलब वन डेट नहीं है, वन मंथ नहीं है, बट वन टाइम इन 5 ईयर है। वन टाइम 5 ईयर का मतलब ये 2 महीने में चल सकता है, 3 महीने भी चल सकता है, लेकिन 3 महीने में एक बार में 5 साल का काम हो जाएगा। उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी इसमें निकलेंगे कि भाई बीच में कोई सरकार गिर जाती है तो सरकार गिर जाती है तो आज भी है कि इमीडिएटली आपकी असेंबली डिसॉल्व नहीं होती, आपका अल्टरनेटिव कोई भी वहां पे सरकार बना सकता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी बनती है कि भाई सरकार नहीं बन सकती, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या एड ऑफ इलेक्शन टेम्परेरी 2 ढाई 3 साल के लिए हो सकता है, तो वो भी प्रोविजन इसमें दिए जा सकते हैं कि भाई जो पूरा इलेक्शन है, जैसे अभी राज्यसभा लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता है या लोकसभा में होता है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीच में उसको कोई दिक्कत हो जाए या रिजाइन कर दे या रिजाइन करना पड़े तो उसका बाई इलेक्शन होता है। लेकिन उनकी जो उनका जो पीरियड है वो जो प्रॉपर लोकसभा का पीरियड है तभी खत्म हो जाता है। वो इलेक्शन 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, 2.5 साल का भी होता है, मिड में अगर चुनाव हो रहा है। लेकिन जब वो लोकसभा का समय खत्म होता है तो उसका चुनाव दोबारा होता है। चलिए ठीक है। राजेंद्र सागर जी, उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुरवाद और यादववाद बड़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए विभाग जी, विषय तो बनना ही बनना है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज काम हो रहा है वो सारे लोग देख रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी लिस्ट है और यहाँ तक कि थानों तक की लिस्ट है कि चुन चुन के जो है वो अपॉइंट करा जा रहा है, भेजा जा रहा है, समझे? क्योंकि केवल और केवल इस समय तो मुख्यमंत्री जी को केवल और केवल मिल्कीपुर सीट दिख रही है, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी प्रतिष्ठा बना लिया है और वो उस प्रतिष्ठा को जो है कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, लेकिन वो मिल्कीपुर सीट फिर भी नहीं जीत पा रहे हैं, समझे? वो फिर भी मिल्कीपुर सीट हारना ही हारना है। अवधेश प्रसाद जी ने जो सीट खाली करी है वहां आदरणीय अखिलेश यादव जी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल और केवल अवधेश प्रसाद जी ही वहां मुख्यमंत्री जी को हराने के लिए काफी है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी बार बार जो है वहां 3 बार अब तक जा चुके हैं और पूरी तरीके से एक बिरादरी को कहिए वहां पूरा हमला बिठा रखा है और यहाँ तक कि जो है सेक्रेटरीट में और आसपास में सारी जगह जो है उन्होंने पूरी तरीके से आज जो आपके कहने के अनुसार ठाकुरवाद जो बता रहे हैं, आपके कहने के अनुसार, तो वो देख लीजिए सिंह चौहान, आप पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए, एक पूरी लिस्ट बनी हुई है ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक कि वहां के थाने तक और चौकी तक, समझे? सब सिंह चौहान और वही सब तैनात इसीलिए करे गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि मेरी प्रतिष्ठा जो है बचने वाली नहीं है। उन्होंने अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा बना लिया और वो कहीं भी बचने वाली नहीं है। पूजा मिश्रा, मुख्यमंत्री जी की साख दांव पर लगी हुई है, आप भी ऐसा मानती हैं? अगर साख दांव पे नहीं लगी होती विपिन जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर और करहल, माननीय डिप्टी सीएम जी आपका दोनों डिप्टी सीएम को 2-2 सीटें जो है डिवाइड कर दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष को 2-2 सीटें डिवाइड कर दी गई है। ये इनके 2024 के बाद में इनको इस चीज का भान हो गया कि हम जनता के बीच में रहे नहीं और जनता ने अपने मुद्दों पर वोट किया और उनको वोट नहीं किया।
और ये ठेकरा फोड़ने में लगे हुए थे कि संगठन ने बीजेपी की एक नीयत चलती है, वो जो है स्केपगोट ढूंढना चाहते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के। वो कहेंगे प्रशासन नहीं कर रहा था, अपना जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वो कहेंगे अभी हार की भी जिम्मेदारी में संगठन नहीं कर रहा था, सरकार कर रही थी, जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, दो सीटें डिवाइड कर दी है। मैं मंत्रियों को हटा देती हूँ, बड़े शीर्ष नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर पूरा करहल देख रहे हैं, मुद्दे हैं नहीं इनके पास में। तो ये कर रहे हैं कि किसी धर्म के विरोध आप कार्य कर लीजिए, किसी जाति विशेष के विरोध आप जो है कार्य कर लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में विपिन जी दो व्यक्ति का नाम लेते हैं, एक मुस्लिम और एक यादव, जो कि रिपोर्ट में आता है कि वो वहां पे थे भी नहीं, और कहते हैं कि इनका ताल्लुकात किस पार्टी से, और टारगेट करते हैं। यही सावन में जो है उन्होंने धार्मिक उन्माद लाने का पूर्ण प्रयास किया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही कहते हैं और अपनी जाति भी बताते हैं। योगी की न जाने कब से जाति होने लग गई और कब से मुख्यमंत्री होने लगे, जब से मुख्यमंत्री होने लगे तब से मुझे लगता है जाति भी होने लग गई। तो योगी आदित्यनाथ जी जो है उनके टारगेट, अगर आप जानेंगे विपिन जी, तो जब से भाजपा की सरकार बनी हुई है तब से फेक एनकाउंटर की संख्या बढ़ी है। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर में सेकंड नंबर पे आता है, और 2020 की एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि जो साबित हुए हैं कि फेक एनकाउंटर है, उसके मद में आपको फिर फाइन पे करना पड़ता है, आपको जो है मद में पैसे देने पड़ते हैं, जिसका फेक एनकाउंटर होता है उसके परिवार वालों को। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 28 करोड़ 77 लाख रुपए इस मद में दिए हैं 2020 तक के फेक एनकाउंटर के लिए। और यही जो है जब हमारी सरकार की पूरे हमारे कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में फेक एनकाउंटर से गलती से हो जाती है तो वहां पे 13 करोड़ दिए गए थे। तो ये दिखता है। और जो फेक एनकाउंटर, हम जब फेक एनकाउंटर की बात करते हैं तो हम सारे एनकाउंटर की बात नहीं कर रहे होते, आप बोल रहे थे कि ये एनकाउंटर वो एनकाउंटर, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं जो फेक एनकाउंटर साबित हुए हैं। तो वो जो फेक एनकाउंटर साबित हुए हैं उसमें आपने मुस्लिम, यादव, इनकी ज्यादा एनकाउंटर, आपने महिलाओं तक का एनकाउंटर किया जिनके ऊपर कभी भी कोई भी जो है केसेस नहीं रहे हैं, और उनको भी आपने 5-5 लाख रुपए, ह्यूमन राइट्स जब आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मांगी तो आपने 5-5 लाख रुपए देने का कार्य किया हुआ है। मुजफ्फरपुर में 20 साल के लड़के का मुस्लिम रहता है, आप इनकाउंटर कर देते हो और उसके ऊपर कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं होता, कोई एफआईआर नहीं होती है। तो ये भाजपा की सरकार टारगेटेड जाति और धर्म के अगेंस्ट कर रही है। तो हम तो बस उसकी बात को उठाते हैं। अब उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को ठाकुरवाद दिख जाता है, यादववाद दिख जाता है, तो कुछ किया नहीं जा सकता। जनता अपने मुद्दे पर वोट कर रही है। विपिन जी यही 19,000 सीटें जो है आरक्षित सीटें खा गए, और शिक्षक घोटाले में जो है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं खिमचंद शर्मा जी। शर्मा जी, खिमचंद शर्मा जी जी, इनकी आवाज थोड़ी ब्रेक, बहुत लंबी फेरिस्त है सर। इनकी आवाज थोड़ी सी, पूजा जी की आवाज, पूजा जी की आवाज। बुलडोजर, अब एक नया प्रसाद का विवाद और बढ़ गया है। देखिए, जो बुलडोजर वहीं चलाया जा रहा है जहां पे अपराधी हैं, और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अपराधीकरण था, अपराधियों का बोलबाला था। अपराधी डीएम और एसडीएम की तरह अपॉइंट हुआ करते थे जिला स्तर तक, तहसील स्तर तक। अब उनका सफाया हो गया है तो उनको दिक्कत हो रही है। तो वो एनकाउंटर, बुलडोजर, कुछ गलत प्रॉपर्टी, गरीबों की प्रॉपर्टी जो कब्जा किया हुआ है, सरकारी प्रॉपर्टी जो कब्जा किया है, उसमें वो चलता रहेगा, और कानून संगत चल रहा है, कानून संगत ही चलता रहेगा। रही बात प्रसाद विवाद की, तो प्रसाद ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दुखद है, और पूरे हिंदू समाज को झंझोर देने वाली चीजें हैं। और हमारी सरकार जब आंध्रा में बनी है तो उसी ने इस चीज को बाहर निकाला है। हमारी सरकार से पहले 10 साल जो वहां पे सरकार रही, और हम सब जानते हैं कि वो कौन लोग थे, कांग्रेस से निकले हुए थे, उनके पिताजी कांग्रेस में रहे, और किस मानसिकता से उनकी सरकार चली। तो ये जांच का विषय है, और केंद्र सरकार भी अपने स्तर पे जांच करा रही है, स्टेट सरकार ने अपने स्तर पे जांच कराई है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जो खामियां पाई गई हैं, और इससे पूरा जो हिंदू समाज है वो पूरी तरीके से इस समय गुस्से में है। और हमें उम्मीद है जल्द से जल्द जांच होगी, जो भी दोषी हैं, जिसमें दोषी नेतागण हो, अधिकारी हो, कंपनी हो, ऑफिसर हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटना। राजेंद्र सागर जी, अब तो प्रसाद में भी आप पे ही आरोप आ गया है। देखिए, प्रसाद ये भी आप नहीं किया है, इनका काम है। प्रसाद में जो भी हुआ है वो एक दुखद है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो लोग आरोप लगाने वाले हैं और जो है वो इससे पहले वो खुद वहां सरकार में थे, उनकी कंपनियां जो है ठेके, और आज भी पता नहीं वो जो ठेकेदार है वो कहाँ किसका है, ये खुद जानते हैं, और किसके पास ठेका है वहां लड्डू बनाने का। तो ये सरकार का विषय नहीं है, ये हमेशा जो है
कहीं ना कहीं घूम फिर के धर्म की राजनीति पे आ जाते हैं। ये एक बहुत ही दुखद घटना है और इसको जो है मान्य नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म के साथ जो है इस तरीके के काम नहीं होना चाहिए, किसी की आस्था से नहीं खेलना चाहिए। लेकिन इन लोगों को तो हर चीज पे राजनीति करनी है, इन्हें जो है उसको राजनीतिक मोड़ दे देना, राजनीतिक रूप दे देना है, क्योंकि राजेंद्र सागर जी, ये उड़ीसा में बस महिला के साथ हुआ है, जो महिला के साथ हुआ है वो जानकारी तो होगी ना आपको। देवास जी, ये डबल इंजन की सरकारें जहां जहां हैं वहां इसी तरीके से हो रहा है। आप चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 9,000 के आसपास जो है महिलाओं से उत्पीड़न, बलात्कार, छेड़छाड़ और इस तरीके की पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 9,000 घटनाएं हुई है। अब चाहे वो मणिपुर हो, चाहे उड़ीसा हो, उनकी जहां डबल इंजन की सरकार है वहां डबल गुंडे हैं, समझे। वो महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप, इस तरीके से उनकी पुलिस भी और इनके गुंडे भी दोनों मिलके महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आप बताइए, एक महिला जो पेशे से वकील है और एक रेस्टोरेंट चलाती है, वो अपने जो है मंगेतर के साथ जा रही थी और उसके साथ जो है इस तरीके से ये घटना घटित होती है और वो फिर उसके बाद जब पुलिस से शिकायत करने जाती है तो पुलिस उसके साथ कितना गंदा और निंदनीय व्यवहार करती है, किस तरीके से उसको जो है प्रताड़ित किया गया है। ये इनको शर्म आने की बात है, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आएगी। ये तो बस शर्म की बात है। पूजा मिश्रा, ये मंदिर और महिला की परेशानी को बेहतर समझ सकती है। उड़ीसा में महिला के साथ जो घटना हुई है निंदनीय है, क्या कहेंगी? जी विपिन जी, देखिए महिलाओं के साथ में कहीं पे भी घटना घटती है, ये दुखद है, और अगर वो पुलिस कर रही हो। जी जी बिल्कुल, तो इसीलिए हम लोग कई बार अगर महिलाओं पे चर्चा होती है तो ये दुखद होता है, क्योंकि आपको घबराहट होती है अंदर से। आपके सामने एक घटना नहीं, अगर आप एक घटने की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि 2 लोगों के लिए मुद्दे खत्म हो जाते हैं, हमारे सामने विजुअल्स चलते हैं। हमें कभी किसी ने छुआ, कभी हमें छेड़ा, ऐसा नहीं है। कोई भी महिला चली जाए अपने घर पे, कहीं पे भी किसी महिला पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कभी इस तरीके से नहीं हुआ हो। हाँ, ये सरकार में पता नहीं, ऐसा लग रहा है शहर सी मिल गई हो। आप बताइए, अगर पिछले देख लेंगे, आंकड़े उठा करके देखेंगे, अभी आंकड़े उठा करके देखेंगे, तो अभी हर 15 मिनट पे एक महिला के साथ में बर्बरता होती है। और उड़ीसा में अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि नवीन पटनायक जी जो है उनकी पार्टी चली गई, भाजपा की सरकार चली आई। मुझे लगता है कि शायद नवीन पटनायक की सरकार होती तो इस तरीके से नहीं आया था ऐसा केस। अभी आपके यहाँ पे और इनके यहाँ पे चल ही रहा है, इनकी जहाँ पे सरकार है ना, इनकी पुलिस को पकड़ने जाती है, इनकी पुलिस के ऊपर ही कार्रवाई करती है। इनकी पुलिस जो है पुलिस को पकड़ने जाती है और इनकी पुलिस दीवार फाड़ के भाग जाती है। ये इनकी सरकार में चल रहा है। ये अयोध्या में कहते हैं कि वहां पे प्रशासन मुआवजा नहीं दिया, हमने तो दिया। ये इनके यहाँ पे चल रहा है कि भाई एक बार कहेंगे कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसकी कार्रवाई में कोई दखल न डाले, दूसरी तरफ यही कहते हैं कि पुलिस जो है ऐसे कर दे रही है, सरकार ने तो नहीं किया था, इसलिए ऐसे गलत होता जा रहा है। अगर महिलाओं के मुद्दे की बात करें तो मुझे लगता है कि जो उड़ीसा में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, और महिलाओं के साथ पे कहीं पे भी कोई घटना घटती है वो बहुत बुरा होता है, चाहे वो कोलकाता में हुआ हो। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आप जो सत्ता में हैं, अगर हम सत्ता में होंगे हमारी जिम्मेदारी बनेगी, भाजपा सत्ता में है तो भाजपा की जिम्मेदारी बनेगी। अभी भाजपा कह रही है कि हम कॉलेज जाने वाली लड़कियों को एक स्कूटी देंगे। मैं कहती हूँ कि आप मत दीजिए स्कूटी, आप ये श्योर कर दीजिए कि सेफ्टी देंगे जो कॉलेज जाती जितनी सारी महिलाओं को, सारी लड़कियों को। आप ये कह दीजिए कि जो कॉलेज जा रही सारी लड़कियों को हम जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे। आप ये स्कूटी मत दीजिए, अपनी स्कूटी अपने पास ही रखिए। तो ये जो सरकार है, ये बहुत जरूरी है कि आप जिम्मेदारी लीजिए। आप ये मत कहिए कि नहीं विपक्ष कर रहा है, इनकी प्रॉब्लम हो गई है। जो घटना घट रही है वो विपक्ष कर रहा है। अगर मैं कहती हूँ कि अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं ना, तो जनता देख रही है, आपको जिम्मेदारी से मुक्त कर देगी। जब सारी चीजों के लिए विपक्ष जिम्मेदार है तो फिर आप क्यों बैठे हुए जिम्मेदार पद पे? विपक्ष जिम्मेदार पद पे बैठ जाएगी। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, दोनों पार्टी के नेता एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए पूजा जी, जब बातें कर रही हैं तो ये भूल जाती है हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम में
केंद्र में हम लोग हैं, लेकिन स्टेट्स या जो लोकल कॉर्पोरेशंस हैं, लोकल निकाय हैं, उनमें बहुत सारी जगह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वहाँ पे विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष की पावर है। तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो घटना हुई है वहाँ तो भाजपा की सरकार है सर। मैंने मणिपुर में आपकी सरकार, उड़ीसा में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, आप बताइए सेंटर आपको टोका नहीं, का नाम बताइए। बिहार में आपकी सरकार, बिहार में मैं बस बता रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं विपक्ष की सरकार है, मैं बता रही हूँ कि मैंने जितने भी नाम लिए आपकी सरकार है और सेंटर में आप ही है, केंद्र में। देखिए हम उत्तर प्रदेश से बात करते हैं, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं पूजा जी, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरीके से अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है। अयोध्या में जो अपराधी पकड़ा जाता है, जो कार्रवाई होती है, वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में घबराए हुए परेशान है और वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। और अखिलेश यादव जी जो वहाँ विपक्ष के नेता हैं, वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, उनको दूर हो रहा है, वो अपराधियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, अपराधियों को बचाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार जहाँ पे है वहाँ कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश से पूजा जी आते, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश से बात करूँ तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हमारी वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से हमने वहाँ पे अपराधियों को हमने दबा के रखा हुआ, अपराधियों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप जिस राज्य से आते हैं अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, और आप ये बताएं क्यों अखिलेश जी अपराधियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, क्यों अखिलेश जी अपराधियों के फेवर में बयान दिखाई देते हैं, क्यों अखिलेश जी अपराधियों के घर जाते हुए दिखाई देते हैं। वो बोलिए, ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं सबसे पहले पूरी दुनिया की बात करने से पहले अपने घर की बात करता हूँ। पूजा जी भी उत्तर प्रदेश से आती हैं, हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पूजा जी समाजवादी पार्टी से आती हैं, उनके अध्यक्ष हमेशा और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता हमेशा अपराधियों के साथ खड़े आते हैं। उड़ीसा, देखिए मैं आता हूँ विपिन जी, लेकिन हम पहले घर की बात तो कर लें जहाँ से हम लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से कार्रवाई हो रही है वहां पे, और वहाँ जो विपक्षी पार्टी है अखिलेश जी लगातार अपराधियों का साथ दे रहे हैं, सह दे रहे हैं। पहले तो देते ही थे जब उनकी सत्ता थी, अभी भी जब अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है तो उनके घर जाते हैं, उनके फेवर में बयान देते हैं और सरकार पे सवाल उठाते हैं। तो वो इस तरीके से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह काम कर रही है। जो उड़ीसा की घटना है उस पर तेजी से जांच हो रही है, केंद्र ने भी उस पर संज्ञान लिया है, स्टेट गवर्नमेंट भी, क्योंकि अभी हम वहाँ पे नए आए, 2-3 महीने हमें वहाँ पे हुए हैं। और उससे पहले जो पूरा जो तंत्र था, पूरे जो ऑफिसर या पूरा जो नेटवर्क था, एक पुरानी सरकारों का बनाया हुआ था, वहाँ पे हम तेजी से बेटर कर रहे हैं, चीजों का सफाया कर रहे हैं। लेकिन जो भी ऑफिसर वहाँ पे जिम्मेदार है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का नीचे से लेकर ऊपर तक, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार भी संज्ञान लेते हुए उसकी जांच करा रही है। राज्य सरकार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी वहां पे बयान दिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इस तरीके से कार्रवाई होगी जैसे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है। पूजा जी अखिलेश यादव पे सीधा निशाना साध रहे। पूजा जी देखिए विपिन जी, इन्होंने घर की नहीं जी बोलिए, इन्होंने घर की बात की है ना, तो मैं घर की बात कर लेती हूँ। मैं प्रयागराज से आती हूँ, बगल में लगा हुआ बनारस है। बनारस में जो है इनके विधायक है सौरभ श्रीवास्तव, वो बीएचयू के साथ में, बीएचयू की छात्रा के साथ में रेप करने वालों का स्वागत करते हैं केक काट करके। और वहां पे जो घटना घटी हुई थी, जो बर्बरता हुई थी, उसके बाद भी इनके जो बचा के रखे कर्नाटक सेल का प्रचार करते हैं मध्य प्रदेश में। ये तो इनका तो जो है पुलिस प्रशासन है। मैं प्रयागराज से आती हूँ, बगल में ही जो है आपका मिर्जापुर है। विनीत सिंह, आप उनको एमएलसी बना करके रखे हुए, कितने बड़े संत हैं, आप उनको एमएलसी का सीट दे रखे हुए हैं। आपने बोला घर की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में भी क्या आपकी 3 महीने सरकार हुई है आए हुए? ये तो जो चरमराई हुई से जो है उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था है वो तो आपकी की बदौलत है ना। आपने एनसीआरबी को टॉप पर ले जाके खड़ा किया हुआ है। आप गुजरात मॉडल फॉलो कर रहे हैं, जल्द ही आप गुजरात को पीछे छोड़ेंगे। फेक एनकाउंटर में भी आप टॉप नंबर पे रहेंगे, दूसरे नंबर पे आप पहुंच गए हुए। देश आपका, आप गाल बजाते हुए आए थे कि हम जो है यहाँ से गुंडा, पता है विपिन जी, गुंडा राज हटा देंगे। ये गुंडों को अपने पार्टी में ले लेते हैं, माला पहनाते हैं, अपने पार्टी में ले लेते हैं। राम रहीम को पैरों पर छोड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि वहां पे हरियाणा में चुनाव है। ओके राइन सागर कुछ कहना चाह रहे थे आप? ये इतनी सफाई से बोल रहे हैं क्योंकि इनके नेता ही बोलते हैं झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, और वो झूठ सच हो जाता है इनका, समझे? क्योंकि इनकी नजर में सच है वो। आप ये देखिए, इनकी डबल इंजन की सरकार है, इनके डबल इंजन अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं
क्या मणिपुर में भी अभी 3 महीने पहले सरकार आई है? मणिपुर में एक लंबा समय हो गया जो वहां पर जो घटनाएं हुई हैं, आज तक प्रधानमंत्री ने मणिपुर का नाम ही बोला है, ठीक है। और दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी अयोध्या में जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर है, उसमें सफाई करने वाली जो लड़की है, उसके साथ जो बलात्कार और छेड़छाड़ की घटना हुई, उसके साथ बलात्कार की, वो भी एक बीजेपी के पदाधिकारी का बेटा है। अब हमें वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता, सभी मुद्दों पर इसी तरीके से चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।